नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन भेजने की योजना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहे तो घर घर राशन भेजने की दूसरी योजना ला सकती है, लेकिन वह केंद्र की ओर से घर घर राशन के अनाज का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया है। 11 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ ने याचिका दायर करके कहा था कि इस योजना को लाइसेंसी उचित मूल्य के डीलर्स को नजरअंदाज करके स्वीकृति दी गई है। याचिका में कहा गया था कि इस योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में जरूरी संशोधन नहीं किया गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को झटका लगा है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस योजना पर रोक लगा दी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, बार-बार एक योजना लेके आती है दिल्ली सरकार के घर-घर राशन पहुँचाना है, तो इसको लेकर कहीं न कहीं लगातार केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई गई थी, उपराज्यपाल से भी गुहार लगाई गई थी, फाइलें जो है उनके पास भी भेजी गई थी। मगर इसी को लेकर जिस तरीके से कह सकते हैं दिल्ली सरकार जो है दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुँची थी और हाई कोर्ट के अंदर एक सुनवाई की जा रही थी, जिसके अंदर कल कह सकते हैं कह सकते हैं जो हाई कोर्ट ने उसके जो प्रस्ताव था, यानी कि दिल्ली सरकार का घर-घर राशन योजना का, उसको कहीं न कहीं खारिज कर दिया गया है। तो सीधे-सीधे कहें तो कहीं दिल्ली सरकार को बड़ा झटका ज़रूर लगा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो घर-घर राशन योजना को लेकर आई थी और कहीं न कहीं बार-बार कहा जा रहा था कि इस योजना से जनता को फ़ायदा होगा, मगर केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि घर-घर राशन योजना जो है वो केंद्र सरकार की है, इसको नहीं ले सकती दिल्ली सरकार। मगर दिल्ली सरकार जो है बार-बार इसी योजना को लेके आ रही थी और बार-बार कहा जा रहा था इससे जनता को फ़ायदा होगा, घर बैठे हुए जनता को राशन मिलेगा। मगर इस तरीके से ये प्रस्ताव जो है अब खारिज कर दिया गया है और इस प्रस्ताव के खिलाफ जो है वो राशन डीलर संघ की तरफ से एक दरखास्त दी गई थी हाई कोर्ट के अंदर के इस तरीके की योजना जो है वो कहीं ना कहीं जो चुनिंदा राशन डीलर है या फिर जो बड़े राशन डीलर है उनको नजरअंदाज करके इस तरीके की याचिका लगाई गई थी। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार को बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि इस तरीके की जो योजना है वो दिल्ली सरकार की कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी ये भी की है कि सरकार चाहे तो इस तरह की कोई दूसरी योजना ला सकती है। अब ऐसा लग रहा है राजीव की सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोई दूसरी योजना लाएगी या सिर्फ राजनीति के लिए इस योजना का इस्तेमाल किया जा रहा था? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की इस घर-घर राशन योजना की, जी। तो केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था, इस तरीके की योजना जो है वो केंद्र सरकार चला रही है पहले से ही। दिल्ली सरकार कुछ अलग से लेके क्यों नहीं आ रही है, और बार-बार दिल्ली सरकार जो है वो घर-घर राशन योजना को ही नाम बदल कर लेके आ रही थी, मगर बार-बार कहीं न कहीं उस पर रोक भी लगती नजर आई। अब जिस तरीके से हाई कोर्ट की तरफ से भी कहीं न कहीं इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी गई है, तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की योजना जो है वो खटाई में जाती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार को एक कह सकते हैं जरूर कहा गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि इस योजना की जगह पे किसी और योजना को लेके आया जाए, ताकि कहीं ना कहीं जनता को फायदा हो सके। मगर यहाँ पर जो केंद्र सरकार का राशन है उसको दिल्ली सरकार अपनी योजना के तहत नहीं दे सकती है, ये जरूर स्पष्ट किया गया। मगर सीधे सीधे कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली सरकार ही फंसती नजर आई, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है जो भी राशन लेती है वो केंद्र सरकार से लेती है और केंद्र सरकार के राशन ही दिल्ली सरकार जनता तक पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास अपना राशन कुछ भी नहीं है, तो सीधे सीधे कहीं तो कहीं केंद्र सरकार की योजना को ही आगे करने की कोशिश की जा रही थी, सिर्फ नाम बदला जा रहा था। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस योजना के ऊपर जो कहते हैं हाई कोर्ट की तरफ से भी दरखास्त जो थी वो खारिज कर दी गई और केंद्र सरकार बार बार इस योजना पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा रहा था। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ही इस तरीके की योजना जो है वो जनता के सामने लेके आ रही थी और बार बार यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि केंद्र सरकार उनको काम करने नहीं दे रही है। तो जिस तरीके से अब हाई कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी है, तो कहीं ना कहीं साफ होता नजर आ रहा है कि दिल्ली सरकार की ये योजना जो है वो नहीं लागू हो सकती और कोई सी और योजना को जरूर ला सकती है दिल्ली सरकार। जी राजीव, नियम क्या कहते हैं? क्या राज्य सरकार भी कोई ऐसी सिमिलर योजना चला सकती है जैसा केंद्र चला रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। ये दिल्ली सरकार या कहें या फिर राज्य सरकारों की बात करें, राज्य सरकार बिल्कुल अपने स्तर पर जो है योजना चला सकती है, मगर जो केंद्र सरकार से जो सहायता मिलती है या फिर कहें राशन मिलता है या फिर किसी और चीज की बात करें,
जो केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है वो केंद्र सरकार अपनी योजना के तहत देती है, मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के पास अपनी योजना नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार के ही जो राशन है उसको ही पहुंचाया जाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ नाम बदला जा रहा है। तो दिल्ली सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि केंद्र सरकार के किसी भी योजना को वो अपने नाम से किसी को दे सके, मगर यहाँ पर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट कहा कि इस योजना को किसी और नाम से या फिर कहें किसी और तरीके से दिल्ली सरकार दे सकती है, मगर दिल्ली सरकार के हाथ में राशन होगा या फिर किसी और चीज को लेकर जरूर प्रस्ताव दिया जा सकता है, मगर कि दिल्ली सरकार के हाथ में अभी राशन नहीं है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो केंद्र सरकार के द्वारा ही राशन पहुंचाया जाता है। जी बिल्कुल, अब केजरीवाल सरकार को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा किसने खटखटाया था? क्या राशन डीलर्स की तरफ से इस मामले को हाईकोर्ट में उठाया गया था या खुद केजरीवाल सरकार इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के दरवाजे पर गई थी? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें घर घर राशन योजना की तो बार-बार दिल्ली सरकार जो है इसी तरीके की योजना को बार-बार चेंज कर केंद्र सरकार के और उपराज्यपाल के पास जो है वो भेजे जा रहे थे। बार-बार इसको कहीं न कहीं खारिज भी किया जा रहा था केंद्र सरकार की तरफ से भी, उपराज्यपाल की तरफ से भी। मगर जिस तरीके से राशन डीलर की बात करें तो राशन डीलरों की तरफ से बिल्कुल ये कहा गया था कि जो चुनिंदा या फिर कहें जो उच्च स्तर के राशन डीलर है उनको नजरअंदाज किया गया था इस योजना के अंदर, यानी कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाया गया था दिल्ली सरकार जो है वो अपने चुनिंदा राशन डीलरों को ही इसका ठेका देने वाली है और कहीं ना कहीं घोटाला भी हो सकता है। मगर जिस तरीके से राशन डीलर संघ की बात करें तो राशन डीलर संघ की तरफ से भी दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दिल्ली सरकार की इस योजना के ऊपर जो रोक लगाई गई है वो कहीं ना कहीं राशन डीलर संघ की तरफ से लगाई गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया राजीव। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको ये हम जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन भेजने की योजना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहे तो घर घर राशन भेजने की दूसरी योजना ला सकती है, लेकिन वह केंद्र की ओर से घर घर राशन योजना के अनाज का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस विपिन सागर की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया। बढ़ते हैं राजधानी चंडीगढ़ की खबर की ओर। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आबकारी नीति को लेकर गुरुवार को अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में नई आबकारी नीति को अमली जामा पहनाने पर विचार विमर्श किया गया है। आपको बता दें कि सरकार की पुरानी आबकारी नीति जून माह में समाप्त होने वाली है और 1 जुलाई से पंजाब में नई आबकारी नीति लागू होनी है। सरकार की वर्तमान में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि आबकारी नीति को इस तरह से बनाया जाएगा कि खाली खजाने को भरा जा सके। एक अधिकारी ने कहा कि शराब के उत्पादन और आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आईटी आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया जाएगा। बता दें कि पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले 3 महीनों के लिए पुरानी आबकारी नीति को मंजूरी दी थी। नीति को 3 महीने की अवधि के लिए नवीनीकरण की अनुमति उन मौजूदा लाइसेंस धारियों को दी गई है जो शराब में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने संबंधित समूहों और क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के न्यूनतम गारंटी राजस्व से 1.75% अधिक राजस्व देंगे। जून में एक विस्तृत उत्पाद नीति की घोषणा की जाएगी जो 1 जुलाई से प्रभावी होगी। यह हाल ही में चुनी गई आप सरकार की नीति को दर्शाएगी। राज्य के समूहों क्षेत्रों का एमजीआर 3 महीने की अवधि के लिए 1440 करोड़ रुपए होगा। अल्पकालीन आबकारी नीति का राजस्व लक्ष्य 3 माह के लिए 1910 करोड़ रुपए रखा गया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शराब की बिक्री से उच्चतम राजस्व प्राप्त करने के लिए पंजाब सरकार दिल्ली की सरकार की नीति का भी अध्ययन कर रही है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई आबकारी नीति को लेकर गुरुवार को अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में नई आबकारी नीति को अमली जामा पहनाने पर विचार विमर्श किया गया। सरकार की पुरानी आबकारी नीति जून माह में समाप्त होने वाली है और 1 जुलाई से पंजाब में नई आबकारी नीति लागू होनी है। सरकार की वर्तमान में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि आबकारी नीति को इस तरह से बनाया जाएगा कि खाली खजाने को भरा जा सके। एक अधिकारी ने कहा कि शराब के उत्पादन और आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया जाएगा। इस मसले पर विचार विमर्श करने के लिए सीएम मान ने उच्च स्तरीय बैठक गुरुवार को ही बुलाई। दिल्ली की तर्ज पर यह नीति हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शराब की बिक्री से उच्चतम राजस्व प्राप्त करने के लिए
पंजाब सरकार दिल्ली की सरकार की नीति का भी अध्ययन कर रही है। सरकार की कोशिश है कि व्यापार में आसानी हो और बड़े घरानों का कि हमने आपको जानकारी भी दी कि पंजाब सरकार नई आबकारी नीति को अमली जामा पहनाने की कोशिशों में लग गई है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। भगवंत मान सरकार नई आबकारी नीति लाने के लिए विचार विमर्श करना शुरू कर चुकी है। हाँ जी, पहले अगर हम देखें तो पुरानी साल से जो आबकारी नीति थी उससे 3 महीने के एक्सटेंड किया गया था, जो जून तक लागू रहेंगे। अप्रैल, मई, जून तो पिछली सरकार की आबकारी नीति जो वही लागू रहेगी। वहीं 1 जुलाई से नई नीति है, अगर हम कहेंगे कि वो लागू होनी है, और उस चीज को देखते हुए पंजाब सरकार ऑलरेडी एक्शन मोड में आ रही है। बजट से पहले नीतियों को लेकर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से पंजाब का फाइनेंशियल क्रंच हटाया जाए, किस तरीके से जो शराब से हम बात कर रहे हैं कि उनसे जो रेवेन्यू आता है उसे इंक्रीज कैसे किया जाए। इसी कड़ी में अगर हम कहें कि दिल्ली से समझौता हो, उसमें दिल्ली जिस तरह की दिल्ली की शराब को लेकर आबकारी नीति है उसके ऊपर चर्चा विमर्श किया जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली ने अपना रेवेन्यू इनकम बढ़ाया शराब से, तो उसको ही पंजाब कैसे बढ़ा सकता है, उस फैक्टर को कैसे कंसिडर किया जाता है और किन किन पॉइंट्स को यहाँ पे लागू किया जा सकता है। तो इन सब चीजों के ऊपर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा बाकायदा एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कि अगर हम बात करें कि जो डिस्टिलरी से शराब बनती है, तैयार होती है, और उसके बाद जहाँ से अगर हम कहें रॉ मटेरियल आता है, तैयार होने के बाद जो जिस सप्लायर के पास जाता है, तो उस चीजों को भी बाकायदा ट्रैक एंड ट्रेस किया जा रहा है ताकि कोई भी बीच में चोरी ना कर सके। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि प्रोडक्शन ज्यादा होती है, दिखाया कम जाता है, और जो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है उसे ब्लैक में बेच दिया जाता है। तो इन सभी चीजों के ऊपर जांच करने के लिए भी नए कदम उठाए जा रहे हैं, और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो दिल्ली में लागू है उसको भी कंसिडर किया जा रहा है कि उसे भी शायद पंजाब में लागू किया जाए। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि पंजाब सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द पंजाब का जो अगर हम कहें कि वित्तीय संकट है उसे खत्म किया जाए। पंजाब को एक फाइनेंशियल क्रंच झेलना पड़ रहा है, उसे किसी तरीके से खत्म किया जाए और जितना हो सके रेवेन्यू लॉस खत्म करके रेवेन्यू इनकम बढ़ाई जाए। और इसी में एक शराब नीति अगर हम कहें आबकारी नीति में बड़ा बदलाव अगर सीधे तौर हम कह सकते हैं कि पंजाब के लिए एक मेजर बूस्ट की तरह देखा जा रहा है, और इसी को ही पंजाब सरकार पहले टैकल करती हुई नजर आ रही है। जी पल्लवी, ये कहा जा रहा है अमित कि इससे पहले जो सरकारें रही उन्होंने आबकारी नीति सही ढंग से लागू नहीं की और यही वजह रही कि आबकारी नीति की वजह से सरकार का खजाना खाली रहा, या यूं कहें कि भर नहीं पाया। जी बिल्कुल, देखिए बात शुरू से अगर हम कहेंगे जब आम आदमी पार्टी अपोजिशन में थी और तब से ये बात उठाती आई है कि हमारी पंजाब की आबकारी नीति को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से आबकारी नीति चल रही है उससे जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू सोर्स है कि पंजाब में जितनी खपत होती है उससे बहुत कम परसेंट ही रेवेन्यू के तौर पे आते हैं, उससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू आना चाहिए। इसके लिए लगातार ही पंजाब सरकार उस टाइम पे आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार के ऊपर सवाल खड़ी करती आई थी, पर अब खुद आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो उनकी अपनी सरकार है, तो उस चीज को कोशिश की जा रही है कि जो कमियां पहली सरकार रहती थी, जिन पॉइंटों को पहली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, उन सब चीजों को सुधारा जाए, उन सब चीजों को हटाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए कि एक एक चीज एक एक अगर हम कहें कि जो जो बॉटल्स तैयार हो रही है, जिन जिनको सप्लाई हो रही है, एक एक चीज का ब्यौरा सरकार के पास हो ताकि किसी तरह की भी टैक्स चोरी ना हो सके, किसी तरह का भी रेवेन्यू लॉस पंजाब सरकार को ना हो इस पॉइंट से। जी और जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं अमित। वैसे देखा जाए तो मान सरकार हर चीज के लिए जनता से सुझाव मांगती है, जनता को प्रायोरिटी में रखती है। अब बताया जा रहा है कि इस आबकारी नीति के लिए भी जनता से ही सुझाव मांगे गए हैं। देखिए पहले अगर बात करें बजट को लेकर, आज तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सुझाव मांगे गए थे कि बजट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बजट में जिन लगभग 20,000 के करीब लोगों ने पोर्टल पे अपने सुझाव दिए, उसके करीब लोगों ने अपने कॉल्स किए थे। इसके अलावा अगर हम कहें कि 1000 मेमोरेंडम दिए गए थे, तो इस तरीके से लोगों ने अपने ओपिनियन बताने की उनको बजट में ये एक्सपेक्टेशंस है, और बजट में एक्सपेक्टेशंस पूरी कैसे करनी है इसको लेके रोड मैप सरकार ने तैयार करना है कि लोगों की ये डिमांड है कि हमें इतनी नौकरियां चाहिए, तो इसके लिए रोड मैप सरकार तैयार करेगी कि हमें अपने यहाँ पे डिस्टिलरियां चाहिए, रिफाइनरी चाहिए, हमें यहाँ पे उसके लिए पंजाब सरकार एक रोड मैप तैयार करेगी, कंपनीज को ये फेवरेबल कंडीशन दी जाए कि वो यहाँ पर आए। तो वही सब चीजें, तो आबकारी नीति वही एक रोड मैप है जो खुद पंजाब सरकार तैयार कर रही है ताकि जो लोगों के डिमांड्स है उन्हें पूरा किया जा सके, जो लोगों की मांग है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उन्हें पूरा किया जा सके। दो चीज़ें हैं अमित, और मेरा ये आखिरी सवाल भी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिस शराब को लेकर या अवैध शराब को लेकर मान सरकार ने जोर शोर से आवाज़ उठाई थी सत्ता में आने से पहले, वो चीज़ें अभी भी खत्म नहीं हो रही हैं। कई युवाओं की मौत हो रही है जहरीली शराब और अवैध शराब पीने से। क्या इस दिशा में कोई काम करेगी मान सरकार? और दूसरी बात, अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब में अगर शराब की कीमत हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। नई आबकारी नीति में क्या इन कीमतों को घटाया जाएगा या फिर ये कीमतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं?
देखिए पहले सबसे पहले बात करूँगा कि क्या रेट्स बढ़ेंगे, तो इसके ऊपर क्लियर तौर पे रेट्स नहीं बढ़ेंगे। जैसे आसार लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि रेट्स घटेंगे अगर नीति में चेंजेस मेजर बदलाव आते हैं। पर ये रेट्स घटने से ये नहीं है कि बाकायदा रेवेन्यू में लॉस आएगा, उल्टा रेवेन्यू में इजाफा आएगा, क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेस के ऊपर बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है कि एक नया कदम उठाया जाए कि बाकायदा ट्रैक और ट्रेसिंग हो कि कहाँ पे जब ये चीजें बन रही हैं, कहाँ पे जा रही है, तो इस पे इसी के अलावा रॉ मटेरियल्स पे भी नजर रखी जाएगी। हम आमतौर पे देख रहे हैं कि जब जहरीली शराब बनती है, तो यही होता है कि जो प्लांट से, जो डिस्टिलरी है, इनसे रॉ मटेरियल दूसरे लोग, जो अगर हम कहें कि जो इलीगल फैक्ट्रीज है, वो रॉ मटेरियल लीगल फैक्ट्री से ले लेते हैं, क्योंकि ये इलीगल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इन किसी न किसी तरीके इनसे लेते हैं। पर जब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लग जाएगा, तो इस चीज के ऊपर भी नकेल लग जाएगी, क्योंकि कंपनीज क्या लिमिटेड क्वांटिटी में ही रॉ मटेरियल आता है, और उससे जो प्रोडक्शन हो रही है उसका सही तौर पे सरकार को अंदाजा होगा कि इतने टन या इतने जितने भी सामग्री है, इससे इतनी इम्पोर्टेंस बनती है, और अगर कम होती है या ज्यादा होती है, तो इसका सरकार अनुमान लगा सकते हैं कि ये आया कहाँ से, इसके ऊपर छानबीन की जा सकती है और ट्रैक रखा जा सकता है। तो इस तरीके से जहरीली शराब के ऊपर भी एक तरह से नकेल जाएगी, और इसके साथ ही जो टैक्स की चोरी है उसके ऊपर भी बचाव हो सकेगा। पर साथ साथ एक बड़ा बदलाव यहाँ पे ये आएगा कि अगर हर एक चीज ट्रेस होगी, अगर इलीगल दारू को अगर हम सही तौर पे कह सकते हैं कि ट्रेस किया जा पाएगा, तो रेट्स भी कम होंगे और रेवेन्यू सोर्स वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर अभी तक जैसा सिनेरियो है कि शायद रेट ना चेंज हो इस बार, कि रेट ना बढ़े ना घटे। पर हाँ, हम ये कह सकते हैं कि टैक्स रेवेन्यू के लिए टैक्स स्लैब में जरूर चेंज हमें देखने को मिल सकते हैं, जो सीधे तौर पे शराब के ऊपर लगाए जाएंगे। चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो पंजाब सरकार पुरानी आबकारी नीति को खत्म करके नई आबकारी नीति लागू करनी है। दरअसल सरकार की पुरानी आबकारी नीति जून माह में समाप्त होनी है और 1 जुलाई से पंजाब में नई आबकारी नीति लागू होनी है और इसके लिए विचार विमर्श मान सरकार ने करना शुरू कर दिया है। चलिए, अब राजधानी लखनऊ की खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को सदन की कार्यवाही, नियमों और परंपराओं के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आज से आयोजित किया जा रहा है। आज विधानसभा मंडल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि इसका शुभारंभ करेंगे, जबकि शनिवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का उद्बोधन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज इसकी शुरुआत करेंगे। आज सुबह 11 बजे से ई विधान प्रणाली की शुरुआत होगी। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही को डिजिटल करने की तैयारी हो रही है और कार्यवाही को डिजिटल करने के लिए ई विधान प्रणाली को लागू किया जा रहा है। इसके लिए विधायकों के प्रशिक्षण के लिए प्रबोधन कार्यक्रम भी शुरू होगा, जिसमें विधायकों को विधायी परंपराओं, नियमों की जानकारी दी जाएगी। आज और कल प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा। दरअसल 23 मई को यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और बजट सत्र से पहले योगी सरकार की ओर से ये ई विधान प्रणाली की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि इसके जरिए विधानसभा की कार्यवाही को कागज रहित बनाने का इरादा है। ई विधान परियोजना के तहत विधानसभा मंडप में प्रत्येक सदस्य की मेज पर टैबलेट लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। विधायकों को ई विधान का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले विधानसभा में लोकसभा अध्यक्ष सुबह 10:45 बजे पहुंचेंगे। स्वागत उद्बोधन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे। सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के संबोधन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ई विधान का उद्घाटन कर विधानसभा सदस्यों को संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के आभार जताने के साथ उद्घाटन सत्र का समापन होगा। तो उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को सदन की कार्यवाही, नियमों और परंपराओं के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आज से आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि इसका शुभारंभ करेंगे, जबकि शनिवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का उद्बोधन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज इसकी शुरुआत करेंगे। आज सुबह 11 बजे से ई विधान प्रणाली की शुरुआत होगी। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही को डिजिटल करने की तैयारी हो रही है और कार्यवाही को डिजिटल करने के लिए ई विधान प्रणाली को लागू किया जा रहा है। इसके लिए विधायकों के प्रशिक्षण के लिए प्रबोधन कार्यक्रम भी शुरू होगा, जिसमें विधायकों को विधायी परंपराओं, नियमों की जानकारी दी जाएगी। आज और कल प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा। दरअसल 23 मई को यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और बजट सत्र से पहले योगी सरकार की ओर से ये ई विधान प्रणाली की शुरुआत की जा रही है।
बता दें कि इसके जरिए विधानसभा की कार्यवाही को कागज रहित बनाने का इरादा है। ई विधानसभा परियोजना के तहत विधानसभा मंडप में प्रत्येक सदस्य की मेज पर टैबलेट लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। विधायकों को ई विधान का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण इसको कह सकते हैं हम कि विधानसभा सदस्यों को आप प्रशिक्षण देने वाले हैं, तो किस तरह का ये 2 दिन का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करेगा, क्या कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए पल्लवी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो कह सकते हैं 2.0 की सरकार जो चुन के आई है दोबारा, उसकी 18वीं विधानसभा की शुरुआत यानी बजट सत्र की शुरुआत 23 मई को है। और उससे पहले कहीं न कहीं जो विधानसभा की कार्रवाई है वो पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल होगी। उसके लिए पूरी तरह से विधानसभा को तैयार कर लिया गया। टैबलेट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए थे और कहीं न कहीं आज उसका उद्घाटन होगा। और कहीं न कहीं जो ई प्रणाली है उस प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए पूरी तरह से डिजिटल जो विधानसभा की कार्रवाई है पूरी तरह से डिजिटल होगी। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उद्घाटन के बाद 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सदस्यों को सदन की कार्रवाई, नियमों और परंपराओं के बारे में प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ शुक्रवार को यानी आज विधान मंडप के विधानसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर इसका शुभारंभ करेंगे। और कहीं न कहीं कार्यक्रम की बात करें तो सतीश महाना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विपक्ष के दिग्गज और जनप्रतिनिधि भी विधायकों को सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे और कहीं न कहीं संसदीय परंपराओं और आदि का पाठ पढ़ाने का काम किया जाएगा। 23 मार्च को विधानमंडल के कहा जाता है बजट सत्र की शुरुआत होगी और इसके लिए विधानसभा में नेशनल ई विधान जो परियोजना है उसको कहीं न कहीं शुरुआत किया जाएगा। और कहा जा सकता है कि आज लगभग 10:45 पे इसका शुभारंभ होगा और स्वागत उद्बोधन अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के संबोधन के बाद कहीं न कहीं विधानसभा की जो कार्रवाई है वो कहीं न कहीं 23 मई को शुरू हो जाएगी और विधान ई जो ऐप बनाया गया ई विधान उसका कहीं न कहीं शुभारंभ किया जाएगा। और कहीं न कहीं उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री है सुरेश खन्ना, वो कहीं न कहीं धन्यवाद और आभार जताने का काम करेंगे। और लगभग 2 बजे के आसपास जो तिलक भवन है उसमें कहीं न कहीं विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम भी शुरू होगा। तो ये पूरी प्रणाली है जिसमें आचरण से लेके परंपरा से लेकर तमाम पाठ पढ़ाने का काम किया जाएगा और पूरी तरह से डिजिटल युग कहा जा सकता है कि पूरी तरह से विधानसभा को डिजिटल कर दिया गया है। एक भी पेपर कहा जा सकता है कि उसका प्रयोग नहीं होगा। पूरी तरह से हर सीट पर टैबलेट लगा दिए गए हैं, माइक लगा दिए गए हैं और पूरी तरह से सभी विधायक बजट सत्र को पढ़ेंगे। विधानसभा जो संबोधन होगा उसको कहीं न कहीं देखने के साथ साथ अपना संबोधन भी दे पाएंगे। बिल्कुल जितेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। सिंह धामी को ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए बीजेपी संगठन और सरकार ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों गणेश जोशी, धन सिंह रावत, चंदन राम दास, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा चंपावत में डेरा डाले हुए हैं। विधायकों में राम सिंह कैड़ा, सुरेश गढ़िया, फकीर राम टमटा और शिव अरोड़ा घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। साथ ही संगठन के सभी पदाधिकारियों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। इधर कांग्रेस संगठन चुनाव में मुख्यमंत्री को कड़ी टक्कर देने का जरूर दावा कर रही है, लेकिन धरातल पर मजबूत विपक्ष नजर नहीं आ रहा। मतदान की तारीख नजदीक देख भले ही प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन मजबूती इस समय दिखाई नहीं दे रही। महारा ने बनबसा में चंपावत उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के साथ ही मंथन भी किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, विधायक हल्द्वानी सुमित हरदेश समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर अब तक कांग्रेस के प्रदेश स्तर के बड़े नेता चुनाव प्रचार से दूर ही नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने 23 मई से प्रचार करने की बात कही है।
इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंपावत से हमारे संवाददाता अमित चौधरी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। चंपावत उपचुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष की किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं इस समय? हाँ बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दूं कि चंपावत उपचुनाव में मतदान की तारीख जैसे नजदीक आती जा रही है, भाजपा कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बेहद ही मजबूत बनाती दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा के तमाम यहाँ पर जो पदाधिकारी हों, भले ही वो संगठन के हों या सरकार के हों, जिनके पास अहम जिम्मेदारी, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना डेरा जमाए हुए हैं, जिसमें तमाम यहाँ मंत्री हों वो यहाँ पर मौजूद है। रेखा आर्य की बात की जाए, शाहरुख भगोड़ा की बात की जाए यहाँ पर, और यहाँ कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अभी सरकार में अहम भूमिका निभा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं चंपावत में लगातार नजरें बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर के देखा जा सकता है। और वहीं बात की जाए कांग्रेस, हालांकि दावा जरूर कर रही है, खुद यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस, इसमें हिसावत की बात की जाए, प्रीतम सिंह की बात की जाए, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए। हालांकि अभी उनके आने वाले दिनों में कार्यक्रम हिसावत के यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो आएंगे और यहाँ पर प्रचार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए, नामांकन में जरूर पहुंचे थे यहाँ निर्मला गैतोड़ी के, लेकिन यहाँ पर जनसंपर्क उनके द्वारा नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं एक खानापूर्ति कहा जाता है कि कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति लगातार वो जानते हैं। क्योंकि यहाँ की जनता की बात की जाए, उनके सामने साफ स्पष्ट है कि उन्होंने मुख्यमंत्री यहाँ चुनना है, क्योंकि जिस तरीके का संदेश भाजपा ने दिया है, यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी खटी में चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद से दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता, तो जो भरोसा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया था, उस भरोसे पर कहीं ना कहीं चंपावत भी यहाँ पर देख रहा है। और उनको पता है कि दूरस्थ स्थान है, और अगर यहाँ मुख्यमंत्री आते तो एक विकास की लहर कहीं ना कहीं बहेगी, तो उसको लेकर के यहाँ पूरी चीजें हैं। और वो जो विकास की बातें हैं, जो विकास से आने वाले समय में जो विकास हो सकता है, उसको लेकर के तमाम यहाँ मंत्री हैं जो भाजपा सरकार के, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, और एक रणनीति के तहत कहीं ना कहीं कार्य किया जा रहा है। अमित, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि कांग्रेस संगठन में कितनी मजबूती नजर आ रही है, क्योंकि ये जो उपचुनाव है वो करण महारा के लिए भी एक परीक्षा के तौर पर है, तो इस परीक्षा की तैयारी वो किस तरह से कर रहे हैं? देखिए पल्लवी, चंपावत उपचुनाव की जैसे यहाँ पर घोषणा हुई थी, तो साफ तौर से ये जाहिर था कि कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ पर करारी हार उसको कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में मिली है, तो उस हार को कहीं ना कहीं कुछ कम करने के लिए यहाँ पर उपचुनाव में बेहद एक्टिव नजर आएगी, और जो प्रत्याशी यहाँ चुना जाएगा उसके लिए कहीं ना कहीं पूरा दमखम दिखाया जाएगा। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, एक रणनीति के तहत रणनीति तैयार करके यहाँ पर आगे काम करने की बात की जा रही है। जो युवा विधायक है यहाँ पर कांग्रेस के, और जिसमें खटीमा से जो विधायक हैं, जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, जिन्होंने खुद पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर हराया था, भुवन कापड़ी, वो लगातार यहाँ पर है, सुमित हृदय लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो कांग्रेस काम जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरीके से एक बड़े सीनियर चेहरों की जब जरूरत होती है, और जब यहाँ जनता के बीच में उनको जाना होता है, वो चीज यहाँ नहीं दिख रही है। हिसावत यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्रीतम सिंह यहाँ नहीं पहुंचे हैं, तो ये एक चीज जरूर उनके सामने जरूर मुश्किल आ रही है। लेकिन करण मीणा एज अ प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर एक्टिव नजर आ रहे हैं और रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि सामना मुख्यमंत्री से है, मुख्यमंत्री के सामने यहाँ पर चुनाव लड़ना है, तो एक बेहद ही मजबूत रणनीति बनाई जानी चाहिए कांग्रेस सामने। उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस काम करने की बात कर रही है, लेकिन वो धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा। वहीं भाजपा लगातार यहाँ पर काम कर रही है, तमाम मंत्री और यहाँ पर संगठन की बात की जाए, और यहाँ पर जो सरकार है उसकी बात की जाए, बड़े चेहरे यहाँ मौजूद हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं। चंपावत के स्थानीय लोग की अगर बात मैं आपको बताऊं पल्लवी, तो यहाँ पर लोगों के सामने एक स्पष्ट मैसेज कहीं ना कहीं भाजपा दे चुकी, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर चंपावत में यहाँ पर वो जीतते हैं तो जिस तरीके से यहाँ पर विकास हो सकता है, कहीं वही बातें जनता के बीच में ले जाई जा रही है, और उसको लेकर के जनता का जो रुख है वो स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस इसके पीछे नहीं, हालांकि कोशिश उनकी तरफ से भी की जा रही है। अब 31 मई को यहाँ मतदान होना, उसमें साफ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह की रणनीति कहीं ना कहीं भाजपा दिखाई दे रही है, तो अपनों को मजबूत करते हुए दिखाई देती है, और कांग्रेस मजबूती की ओर बढ़ रही है, लेकिन अभी वो स्टेप बाय स्टेप उस चीजों को नहीं कर पाती जो भाजपा कहीं ना कहीं उससे आगे निकल चुकी है। बिल्कुल अमित, एक चीज ये भी देखने वाली बात है कि हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं 23 मई से चुनाव प्रचार करूंगा, लेकिन ये तारीख इतनी देर क्यों उनके द्वारा बताई गई है? क्या उन्होंने पहले से ही ये मान लिया है कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर पहले से, चंपावत की अगर मैं बात करूं तो वहां पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है? क्या सोच समझकर हरीश रावत ने इतनी देर की तारीख चुनी है?
देखिए पल्लवी, बात की जाए हरीश रावत बेहद ही अनुभवी चेहरे हैं कांग्रेस के, और उत्तराखंड के अंदर तमाम यहाँ पर बात की जाए एक जनाधार कहीं ना कहीं रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर पूर्व चुनाव की बात करें, लालगंज से वो चुनाव लड़े और यहाँ पर जिस तरीके की परिस्थिति सामने आई, एक कहीं ना कहीं मैसेज उन्होंने जरूर देना चाहता कि उपचुनाव में कांग्रेस लगातार मजबूती के साथ लड़ेगी, लेकिन उनके अन्य कार्यक्रम बताए जा रहे हैं कि उनके कारण उनको देर हो रही है। लेकिन पंचायत यहाँ पर उपचुनाव की बात की जाए चंपावत में, जिस तरीके की चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं और भाजपा एक तरफ जो बेहद ही मजबूत नजर आ रही है क्योंकि बड़े चेहरे हैं और भाजपा के वहां पर लगातार डेरा जमाए हुए हैं, हरीश रावत को यहाँ पहुंचना है, तो एक ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जानती है कि कितना अहम मुकाबला है और बेहद ही कड़ा मुकाबला, उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए उसके तहत काम किया जा रहा है। लेकिन जो जिम्मेदारी अभी दी गई है, जो यहाँ पर जीते हुए विधायक है उनके ऊपर कंधों पर है। खुद प्रदेश अध्यक्ष की यहाँ पर करण मेहरा लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। हरीश रावत यहाँ पर पहुंचेंगे जरूर, लेकिन देरी का कारण स्पष्ट वो नहीं कर रहे हैं और उसके लेकर के तमाम यहाँ पर बातें की जा रही है। वहीं भाजपा इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए अपनी मेहनत करती हुई नजर आ रही है और प्रचंड जीत कहीं ना कहीं यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को दिलाने की लगातार बात की जा रही है। शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो चंपावत उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसी हुई है और लगातार उनके द्वारा चुनाव प्रचार पर जोर दिया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की खबर की ओर। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की एक बैठक धर्मशाला में भी होनी प्रस्तावित है। इस बात बुधवार को G20 के लॉजिस्टिक सलाहकार अशोक कुमार की अगुवाई में एक टीम ने धर्मशाला में शिखर सम्मेलन की प्रस्तावित बैठक को लेकर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा और मूल्यांकन भी किया। इसके साथ ही जिला प्रशासन के साथ एक आवश्यक बैठक भी आयोजित की गई। बैठक को लेकर आवश्यक सुविधाओं की जांच के लिए G20 की एक टीम ने प्रवास किया। उन्होंने कहा सम्मेलन की बैठक के लिए जरूरी बिंदुओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक के लिए जरूरी बिंदुओं को पूरा करने के लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक की मेजबानी करना जिले के लिए ही नहीं अपितु पूरे राज्य के लिए गौरव की बात होगी। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि अगले साल इस सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अन्य गणमान्य प्रतिनिधि आएंगे। इस अवसर पर ADC गंधर्वा राठौड़, ADM रोहित राठौड़, SDM शिल्पी बेगटा सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ धर्मशाला से हमारे संवाददाता संजय अग्रवाल इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संजय, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देश में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन का निर्णय लिया है, जिसको लेकर भारत सरकार ने 33 शहरों का चयन किया है। उसमें एक शहर धर्मशाला भी है हिमाचल प्रदेश का, और इसी धर्मशाला में जो G20 शिखर सम्मेलन की बैठकें होंगी, एक बैठक का आयोजन धर्मशाला में भी किया जाएगा। अभी पिछले दिनों विदेश मंत्रालय की टीम ने धर्मशाला का दौरा किया। तमाम व्यवस्था किस प्रकार रहेंगी, जो 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके प्रतिनिधि आएंगे, उनके रहने के, उनके ठहरने के, उनके खाने की व्यवस्था, कांगड़ा एयरपोर्ट से किस प्रकार से उनको धर्मशाला लाया जाएगा, उनकी सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी, इसको लेकर उन्होंने तमाम बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की। अब विदेश मंत्रालय की टीम जो अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपेगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय अपना अंतिम फैसला जो सुनाएगा। बिल्कुल, जो बैठक हुई है बुधवार को, संजय आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि इस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ। क्या प्रदेश के बाहर के भी अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे? जी मैम, इसमें बता दें इस बैठक में जो है अपने कांगड़ा के DC से, SP से और अपने हिमाचल प्रदेश के कुछ सचिव से मौजूद थे। मैंने आपको बता दें इस जो बैठक ये जो है इसमें 20 देश जो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान,
मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ये जितने भी अपने देश हैं, इन सदस्यों को विश्व की कुल जीडीपी में 80% की हिस्सेदारी रहती योगदान रहता है, जबकि विश्व के व्यापार में इनका 75% का योगदान है। जबकि विश्व आबादी की बात करें तो इनका 60% जो है इनका योगदान हिस्सेदारी से है। चलिए, शुक्रिया संजय, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की एक बैठक धर्मशाला में होनी है। इस बाबत बुधवार को G20 के लॉजिस्टिक सलाहकार अशोक कुमार की अगुवाई में एक टीम ने धर्मशाला में शिखर सम्मेलन की प्रस्तावित बैठक को लेकर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा और मूल्यांकन किया। बढ़ते हैं महाराष्ट्र की खबर की ओर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित मुगल तानाशाह औरंगजेब की मकबरे को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। यह फैसला भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने लिया है, जो इसे पुरातत्व महत्व की जगह मानते हुए इसकी देखरेख करता है। हाल ही में AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ इस जगह का दौरा किया था, जिसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया था। इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक प्रवक्ता ने इस मकबरे के होने पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि शिवाजी की धरती पर इसे रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद इसकी सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई थी और अब जाकर ASI ने इस पर ताला ही लगा दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता गजानन काले ने 2 दिन पहले ही बर्बर मुस्लिम शासक औरंगजेब की कब्र का अस्तित्व कायम रहने पर सवाल उठाया था और गुरुवार को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मुगल बादशाह के मकबरे पर ताला लगा दिया है। मंगलवार को MNS प्रवक्ता काले ने एक ट्वीट किया था कि इसे जमींदोज कर देना चाहिए। MNS नेता की यह टिप्पणी AIMIM नेता अजदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के उसकी कब्र पर जाने के बाद आई थी। ओवैसी के ऐसा करने पर विपक्ष के साथ साथ शिवसेना ने भी आपत्ति जताई थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के मुताबिक औरंगाबाद जिले में स्थित औरंगजेब के मकबरे को 5 दिनों के लिए बंद किया गया है। दरअसल बुधवार को इलाके की मस्जिद कमेटी इस स्थान को बंद करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ASI ने इसे बंद कर दिया। इससे पहले मनसे नेता की ट्वीट के बाद औरंगाबाद के खुलदाबाद स्थित ASI संरक्षित स्मारक की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई थी। औरंगाबाद ग्रामीण पुलिस और ASI ने किसी तरह की अप्रिय घटना को टालने के लिए दरगाह में घुसने वाले हर व्यक्ति की पुख्ता जांच शुरू कर दी थी। खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। औरंगजेब के मकबरे पर ताला लगा दिया गया है, क्या कुछ वजह मान रहे हैं आप इसकी? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद में औरंगजेब की मकबरे कर 5 दिनों के लिए ताला लगा दिया गया, बंद कर दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। लिहाजा जिस तरह से कुछ दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद जाकर औरंगजेब की कब्र पर जो है चादर बिछाए थे। इस दौरान महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरा था और आरोप लगाया था कि ऐसे में ओवैसी की हिम्मत कैसे हुई कि औरंगाबाद जाकर और जो देश का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, उसके कब्र के ऊपर चद्दर चढ़ाया। इसमें सरकार की लापरवाही है, सरकार की ढिलाई बना। ऐसे में अगर दूसरा कोई होता तो महाराष्ट्र सरकार उसके जेल में डाल देती, लेकिन ओवैसी को सरकार ने कुछ भी नहीं किया और वो चला गया। ऐसे में महाराष्ट्र में औरंगाबाद को लेकर और औरंगजेब की मकबरे को लेकर जिस तरह से सियासी हलचल तेज हुई है, उसी के तहत जो है भारतीय पुरातत्व विभाग ने फैसला लिया है कि 5 दिनों तक बंद रखा जाएगा। फिलहाल अब यह माना जा रहा है कि राज ठाकरे की पार्टी मनसे के द्वारा भी ये कहा गया है कि मकबरे को अब नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में औरंगजेब की मकबरे को रखना गलत होगा। ऐसे में उसे नष्ट नाबूद कर देना चाहिए, जिसको लेकर जो है कहीं न कहीं पुरातत्व विभाग द्वारा फैसला लिया गया। बिल्कुल, और ये भी बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा सुरक्षा का घेरा भी वहां पर लगाया गया है, क्योंकि मनसे प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि इसे जमींदोज कर देना चाहिए। तो ऐसे में क्या ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले समय में इस मकबरे को लेकर भी कोई राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है?
बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए जिस तरह से पूरे देश में धर्म को लेकर राजनीति हो रही है, उसको लेकर कहीं न कहीं अब मुसलमान धर्मगुरुओं का भी ये कहना है कि हम सब महज 15% है। ऐसे में हमें जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। सीधे तौर पे आरोप है कि मुसलमानों को कभी गाय के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी हनुमान चालीसा के नाम पे इस तरह से परेशान किया जा रहा है। अब नया तरीका निकाला गया है कि औरंगजेब के मकबरे को बंद कर दिया गया। ये बेहद गलत है, सरकार की ढिलाई है, सरकार की इसमें लापरवाही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म स्थान को बंद करना या रोकना गलत है, लेकिन इस तरह से पाबंदी लगाना। उसके बाद उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में कुछ तुच्छ नेता है, छोटे नेता है, उनके कहने पर इस तरह का बड़ा फैसला लिया जाता है। कहीं न कहीं इसमें सरकार की लापरवाही बताई गई। कितने दिनों के लिए इस मकबरे पर ताला लगाया गया है सत्य प्रकाश? पल्लवी जी, 5 दिनों के लिए ताला लगाया गया है, लेकिन इन 5 दिनों में वहां कोई जा नहीं सकता। अगर कोई जी। जाएगा तो उसकी शिनाख्त की जाएगी, जांच की जाएगी, उसके बाद ही जा सकता है। फिलहाल पुरातत्व विभाग द्वारा लगातार वहां सुरक्षा घेरा बनाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में जिस तरह से मनसे नेता ने कहा है उस पर कोई अमल बजावनी नहीं होना चाहिए। हालांकि आरोप भी लगाया गया है कि इस तरह के फैसले सरकार के लिए बहुत घातक हो सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है वोट बैंक की राजनीति को चलते इस तरह का फैसला लेती है, तो बेहद गलत है। चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में औरंगाबाद स्थित औरंगजेब के मकबरे का दौरा किया था। वहां जाकर उन्होंने चादर चढ़ाई थी। इसके बाद ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। मनसे के एक प्रवक्ता ने इस मकबरे के होने पर सवाल उठाया है और कहा है कि शिवाजी की धरती पर इसे रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद से ही इस जगह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई और अब आखिरकार एएसआई ने इस पर ताला ही लगा दिया है। 5 दिन के लिए इस मकबरे को बंद किया गया है और यहाँ पर अभी किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।